हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ, जिसका प्रकरण है शैल या चट्टानें। आइए देखते हैं किसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखते हैं छात्र अध्यापक और या छात्र अध्यापिका का नाम, फिर देते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम वो नाम होता है जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेते हैं टीचिंग की। उसके बाद हम देते हैं एक कॉलम बनाते हैं, इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत जो है इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला बिंदु होता है दिनांक। दिनांक वो दिनांक होगा जिस दिन आप ये प्रकरण पढ़ाएंगे। दूसरा है कक्षा, तो कक्षा 7 के लिए है। विषय हमारा सामाजिक विज्ञान है। उप विषय भूगोल है। चक्र 7वां है और अवधि जो है 40 मिनट की है। ठीक है, किसी किसी विद्यालय में 30 मिनट या 35 मिनट की भी हो सकती है, तो आप अपने विद्यालय के फॉर्मेट के अनुसार लिखिएगा। उसका नंबर आता है प्रकरण का, तो प्रकरण है हमारा आज का शैल या चट्टानें, जिसे रॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रकरण के बाद आता है नंबर सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके भूगोल विषय से संबंधित होगा। तो जो भी उद्देश्य लिखिएगा इस पॉइंट के अंतर्गत वो भूगोल विषय को ध्यान में रख के लिखिएगा। और 4 से 6 पॉइंट देते हैं। देखिए हमने कौन कौन से पॉइंट दिए हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भूगोल के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। तीसरा, छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन जीने का ज्ञान प्रदान करना। चौथा है छात्रों का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना। पांचवा है छात्रों को प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करना। और छठा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता को बताना। तो इस तरह से हम 4 से 6 पॉइंट हम देते हैं सामान्य उद्देश्य का। उसका नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो जो हमारा प्रकरण होता है उसी को ध्यान में रखते हुए हम विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। तो जैसे हमारा पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य का क्या अर्थ होता है कि हम किसी को ज्ञान देंगे या उसको जानकारी देना। तो यहाँ ये शिक्षण केंद्रित है, शिक्षक के केंद्रित है। तो शिक्षक क्या करेगा, ज्ञान देगा किसे, बच्चों को। इसमें क्या लिखते हैं कि छात्र शैल के बारे में जान सकेंगे और छात्र विभिन्न प्रकार के शैलों की उत्पत्ति को जान सकेंगे, मतलब उनको जानकारी देना, ज्ञान प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य है बोधात्मक उद्देश्य, मतलब हमने उनको जानकारी दे दी छात्र को, तब हमारा क्या काम होता है, उनको समझाना उस चीज को। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र विभिन्न प्रकार के शैलों को समझ सकेंगे। दूसरा दिया कि छात्र अग्नेय शैल, परतदार शैल तथा रूपांतरित शैल की उत्पत्ति को समझ सकेंगे। ठीक है, उसका तीसरा उद्देश्य होता है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में ये छात्र केंद्रित होता है। तो इसमें जो भी एक्टिविटी होगी वो स्टूडेंट की होगी। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र शैलों के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगे। और दूसरा लिखा कि छात्र विभिन्न शैलों के अंतर को बता सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में हम क्या करेंगे, बच्चों को दिखाने के लिए, क्योंकि हम शैल या चट्टान पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको सहायक सामग्री में पत्थर के कुछ टुकड़े दिखा देंगे, मिट्टी दिखा दिया, चौक दिखा दिया उदाहरण के रूप में कि देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये सब हमें किससे मिलती हैं, रॉक से मिलती हैं, चट्टानों से मिलती हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीजें हमारी सहायक सामग्री हो गई। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्र शैल या चट्टान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद नंबर आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न का। तो प्रस्तावना प्रश्न में इस तरह से हम बनाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पाठ्य योजना का, तो उसको बहुत अच्छे से बनाना होता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रस्तावना प्रश्न तैयार किया जाता है प्रकरण निकलवाने के लिए। तो इसमें इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम होंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, और तीसरा है छात्र कथन। ठीक है, तो शिक्षिका प्रश्न करती है, बच्चों ये क्या है, ब्लैक बोर्ड की तरफ दिखाती है, पूछती है ये क्या है। तो बच्चे क्या आंसर करते हैं, ये मैडम जी ये ब्लैक बोर्ड है। तो क्या करेगी शिक्षिका, ब्लैक बोर्ड को लेकर दूसरा प्रश्न बनाएगी। अच्छा, तो ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं। फिर शिक्षिका नेक्स्ट प्रश्न बनाई उन्हीं के आंसर से कि चौक किसका बना होता है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि चौक जो है खड़िया या चूना पत्थर का बना होता है। ठीक है, तो फिर शिक्षिका प्रश्न करती है उनके उत्तर को लेकर कि अच्छा ये चूना पत्थर किससे प्राप्त होता है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि ये चट्टान या पत्थरों से प्राप्त होता है। ठीक है, चट्टान कह सकते हैं, पत्थर कह सकते हैं, शैल कह सकते हैं। तो फिर हमारा जो है प्रकरण निकल गया है। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा तो बताइए आप शैल या चट्टान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, अपने अपने संभावित आंसर देंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो मौन हो जाएंगे। जब मौन हो गए तो वो समस्यात्मक हो जाएगा उनके लिए, और जब समस्यात्मक हो गया तो समझिए कि हमारा प्रकरण निकल गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों या छात्रों आज हम लोग विज्ञान ये भूगोल विषय के अंतर्गत जो है शैल या चट्टान के बारे में विस्तृत अध्ययन
करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से हम प्रस्तुतिकरण का नंबर आता है तो उसके लिए हम ऐसे टेबल बनाते हैं जिसमें 5 कॉलम होते हैं। तो पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, चौथा है छात्र क्रिया और पांचवा है श्यामपट्ट कार्यक्रम। तो हम इसमें पहले क्रम संख्या 1 में पहला शिक्षण बिंदु लिया हमने शैल या चट्टान। शिक्षिका प्रश्न करती है बच्चों से कि शैल या चट्टान के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे क्या मौन है, तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि शैल या चट्टाने खनिजों के शैल या चट्टाने क्या है, शैल या चट्टाने खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों एवं रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर तथा मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती हैं। उदाहरण बता दिया कि ग्रेनाइट, मार्बल, बलुआ पत्थर, बजरी, चिकनी मिट्टी आदि, कोयला, इस कोयला आदि सब जो है क्या है, किसके उदाहरण है, शैल के उदाहरण है। फिर बताया कि शैलों का मानव जीवन पर बहुत अधिक महत्व होता है। उसके साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि भूपर्पटी की रचना जिन तत्वों से हुई है उन्हें शैल या चट्टान कहते हैं। मतलब एक डिफिनीशन दूसरा भी दे दिया श्यामपट्ट पे कि भूपर्पटी की रचना जिस तत्वों से हुई है उन्हें शैल या चट्टान कहते हैं। और क्या लिख दिया कि ग्रेनाइट तथा बालू का पत्थर कठोर शैल के उदाहरण है। और क्या लिख दिया कि चौक या रेत कोमल शैल के उदाहरण है। ठीक है, तो कठोर शैल हो गया, कठोर शैल का उदाहरण कौन हो गया, ग्रेनाइट और बालू का। और दूसरा है कोमल शैल, तो कोमल शैल का उदाहरण बता दिया कि चौक या रेत जो होते हैं कोमल शैल के उदाहरण। मतलब 2 चीजें और बता दी। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे पहले शिक्षण बिंदु से। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि शैल या चट्टानें किससे मिलकर बनी होती हैं। तो बच्चे आंसर करेंगे कि विभिन्न खनिजों के मिश्रण से बनी होती हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि कुछ शैल या चट्टानों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे ग्रेनाइट, मार्बल, बजरी, बालू आदि ये सब क्या है, चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। दूसरा शिक्षण बिंदु है शैलों के प्रकार। तो इसमें हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि अच्छा बताइए कठोर शैल के 2 उदाहरण बताइए। तो बच्चे आंसर करेंगे कठोर शैल के उदाहरण है ग्रेनाइट और संगमरमर। फिर दूसरा पूछ लिया कि उत्पत्ति के आधार पर शैल कितने प्रकार के होते हैं। क्या हो जाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। ठीक है, स्पष्टीकरण देगी कि उत्पत्ति के आधार पर शैलें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, परतदार शैल और रूपांतरित शैल। 3 शैल होती हैं। तीनों शैल के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे कि पहले आग्नेय शैल है। आग्नेय शैल क्या होती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक भी कहते हैं। तो इसमें लिखा है कि आग्नेय शब्द जो है लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण है, जिसका अर्थ है आग। आग्नेय शैलों की रचना भूगर्भ से निकले तत्वों तथा मैग्मा के ठंडे होकर जमने के फलस्वरूप होती है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। उदाहरण क्या है इसका, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट आदि जो इसके उदाहरण है। और इसकी विशेषताएं भी बता दी है कि आग्नेय शैल की क्या विशेषताएं होती हैं। ये कठोर होती हैं, कठोर, रवेदार तथा दानेदार होती हैं। दानेदार एवं छोटी होती है, अतः इनके कारण क्या होगा, अपरदन इनका कम होता है। दूसरा दे दिया कि ये ज्वालामुखी क्रिया से उत्पन्न होती है। और तीसरा बता दिया कि इनमें सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि मिलते हैं। ठीक है, तो ये उसकी विशेषताएं हो गई। साथ ही इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कुछ पॉइंट। आग्नेय शैल के बारे में ही लिख के बता दिया कि पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग आग्नेय शैलों से बना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार कौन सा है, परतदार या अवसादी शैल। ठीक है, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। तो इसमें लिखा जाता है कि जब शैलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमनियां अपने साथ उठा या बहाकर समुद्र की तलछटी पर जमा कर देती हैं, तब अवसाद की परतें अपने भार या ऊपर से समुद्र के पानी के दबाव के कारण कठोर हो जाती हैं और परतदार या अवसादी शैल का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसकी विशेषताएं बता देंगे कि ये शैलें परतों में पाई जाती हैं, ये प्रायः मुलायम होती हैं। उदाहरण दे दिया चीका मिट्टी। तीसरा दे दिया कि इन शैलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। चौथा दे दिया कि खनिज, तेल एवं कोयला आदि भी इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट विशेषता बता दिया। साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे अवसादी शैल के बारे में कि पृथ्वी के 3/4 हिस्से में परतदार शैल पाई जाती है। उदाहरण दे दिया हिमालय, बालू का पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर आदि, ये सब किसके उदाहरण हो गए, आपके अवसादी शैल के उदाहरण हो गए। ठीक है, फिर तीसरी जो शैल है वो है रूपांतरित शैल। ठीक है, तो रूपांतरित मतलब इसका मेटामॉर्फिक रूप चेंज हुआ। तो किससे बनती है ये, परतदार शैल या आग्नेय शैल में दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। मतलब रूपांतरित शैल किससे बनी है, आग्नेय शैल से या फिर
आपकी परतदार सेल से बनी हुई होती है। रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रंग रूप बदल जाता है, परंतु उसका विघटन नहीं होता है। मतलब वो एक रूप से दूसरे रूप में तो चेंज हो जाता है, लेकिन कंपोजिशन उसका वही रहता है। ठीक है, जैसे कोयला है, कोयला किस में बदल गया, हीरा में, तो है तो वो कार्बन ही ना, तो वही चीज कहा जा रहा है। इसकी फिर विशेषता बता दिया इसका कि रूपांतरित चट्टानें अत्यधिक दाब और दाब के कारण बनती हैं। फिर दूसरा बताया कि रूपांतरित शैल का भी पुनः रूपांतरण होता है, और क्या बताया कि ये काफी कठोर होती हैं। फिर इधर से हैम्पट पे भी लिख के दिखा देंगे रूपांतरित शैल के लिए कि खड़िया, जिसको कि मिट्टी या चौक भी कहते हैं, खड़िया मिट्टी जो है जिसे चौक कहते हैं, अत्यधिक ताप के कारण किस में बदल जाती है, संगमरमर में बदल जाती है। अब सोचिए चौक कितना मुलायम है ना, अब वो किस में हार्ड रूप में बदल गई, किस में बदल गई, संगमरमर में बदल गई। तो ये हो गया आपके 2 शिक्षण बिंदु। चूंकि ये शिक्षण बिंदु इतना बड़ा था और हमें 40 मिनट के अंदर अपना खत्म करना होता, तो इसलिए इसमें हमने सिर्फ 2 ही शिक्षण बिंदु दिया है। फिर इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शैल कितने प्रकार के होंगे, तो बच्चे कह देंगे 3 प्रकार के। आप पूछ सकते हैं कौन कौन से नाम बताइए, तो बच्चे बता देंगे कि अग्नेय शैल, परतदार शैल और रूपांतरित शैल। फिर पूछ लिया कि किस शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं, जहाँ, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे परत बनी होगी उसी में पाए जाएंगे, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना प्रश्न, ये प्रस्तुतिकरण हो गया आपका। उसका नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हम कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं बच्चों से कि जैसे शैल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि शैल कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा पूछ लिया कि ज्वालामुखी क्रिया के कारण कौन से शैल उत्पन्न होते हैं। चौथा पूछा कि जीवाश्म किस शैल में पाए जाते हैं। और पांचवा पूछ लिया कि सबसे ज्यादा कठोर शैल कौन सी होती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, फिर श्यामपट्ट सारांश देंगे। श्यामपट्ट सारांश में जो हमने पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे होते हैं, तो उसी के ही आंसर जो है हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं, ताकि बच्चों को आंसर जो आए उसका हम तुरंत सामने के सामने उनको बता सके, उनको याद करा सके, ताकि हमने जो पाठ उनको पढ़ा रहे हैं उनको अच्छे से याद हो जाए। फिर श्यामपट्ट सारांश में हम लिखते हैं कि शैल के बारे में। शैल क्या है, शैल या चट्टाने खनिजों के मिश्रण से बने पदार्थ होते हैं। फिर प्रकार बता दिया कि 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय शैल, परतदार शैल और रूपांतरित शैल। फिर बता दिया कि अग्नेय शैल जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। परतदार या अवसादी शैल जो होते हैं इसमें जीवाश्म इसी शैल में पाए जाते हैं। और रूपांतरित शैल की क्या खासियत होती है, ये शैल सबसे ज्यादा कठोर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा श्यामपट्ट सारांश हो गया। श्यामपट्ट सारांश के बाद नंबर आता है गृह कार्य का। तो हम बच्चों को प्रश्न दे देते हैं कि शैल किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, याद करके आना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की पाठ्य योजना शैल या रॉक्स। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये पाठ्य योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।